दोस्तों YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर हमने संस्कृत शिक्षण विधियों की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसी के क्रम में आज का हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ये छोटा सा काम अभी आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। आज का हमारा विषय है पद्य शिक्षण रहेगा दोस्तों, यानी कि किसी भी पद्य को पढ़ाने के लिए, किसी भी श्लोक को पढ़ाने के लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं, पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना। पद्य शिक्षण में कौन कौन सी विधियां किस स्तर पर काम में ली जाती हैं और एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न, किस विधि से कौन सा प्रश्न बनता है और कैसे पहले प्रश्न आ चुके हैं, ये सारी बात हम इसमें करेंगे दोस्तों। और अच्छे से व्यवहारिक तरीका से आपको उदाहरणों के माध्यम से पूरा हम स्पष्ट और व्याख्या के साथ में समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक खास वीडियो। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। सबसे पहले तो हम बताते हैं दोस्तों कि पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। यदि मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो पद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है रसानुभूति। दोस्तों ये जो प्रश्न है अभी कि पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पद्य शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम किम भवति, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले मुख्य उद्देश्य की बात करें, जो कि प्रश्न आ चुका है अभी, जैसे कि आपको बताया था हमने कि पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति होता है। रस की अनुभूति पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अब पद्य क्या है, एक लाइन में आपको बता देते हैं। छंद के नियमों से युक्त रचना पद्य रचना कहलाती है। दोस्तों बात समझ गए, जो छंद के नियमों से युक्त कोई भी रचना होती है ना, वो पद्य रचना कहलाती है। और इसका जो शिक्षण करवाना होता है वही पद्य शिक्षण कहलाता है। तो ये हो गया हमारा पद्य शिक्षण। अब बात आती है कि पद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, किस स्तर पर। यहां से भी प्रश्न आपका निश्चित रूप से बनता है और इससे पहले भी कई एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसीलिए आपको अच्छे से समझना है और सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं पद्य शिक्षण के उद्देश्यों में। प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य पद्य शिक्षण के होते हैं। तो बच्चों कक्ष में आनंद का वातावरण विकसित करना, एक तो ये उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर का मतलब हो गया आपका 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं आपकी। और वैसे भी संस्कृत राजस्थान के अंदर तो विशेष रूप से 6वीं कक्षा से स्टार्ट होती है, केवल संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर ही प्रथम कक्षा से स्टार्ट होती है, नहीं तो वैसे सामान्य रूप से 6वीं से चलती है। तो 6, 7, 8 की प्राथमिक कक्षाएं हो गई आपकी। तो यहाँ पर जो आपका प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होगा पद्य शिक्षण का, वो है कक्ष में आनंद का वातावरण विकसित करना और बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना। यानी कि श्लोक को किस प्रकार से हम गाते हैं, पद्य को किस प्रकार से बोलते हैं, स्वर के साथ में आरोह अवरोह कहाँ पर उतार चढ़ाव कहाँ पर होगा, ये सारी चीजें हम उसमें बताते हैं। तो ये आपका प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य हुए। अब बात करते हैं बच्चों माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होंगे। अब माध्यमिक स्तर में आप समझ गए होंगे, यानी कि 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो माध्यमिक स्तर है हमारी, ठीक है। अब यहां पर क्या उद्देश्य होंगे, तो यहां पर उद्देश्य होगा छात्रों में कविता या पद्य के मूल भाव को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। तो आप समझ गए होंगे, जैसे मान लो कोई भी श्लोक है, कोई भी पद्य है, कोई भी कविता है संस्कृत के अंदर, उसके मूल भाव को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना बच्चों के अंदर। यानी उसका मूल भाव क्या है, कहने का मतलब उसका क्या है, उसका भाव क्या है, उसको विकसित करना होता है माध्यमिक स्तर पर। इसके अलावा बालकों को रस, छंद, अलंकार इत्यादि साहित्यिक तत्वों का ज्ञान करवाना। यानी कि बालकों को रस के बारे में बताना, कौन कौन से रस होते हैं, रस के बारे में जानकारी देना, छंद के विषय में उनको जानकारी प्रदान करना, अलंकार के विषय में उनको बताना। तो ये माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य होता है। तो हम अलग अलग स्तर पर आपको बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं आपको उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य होते हैं। दोस्तों अच्छे से समझना और सुनना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका निश्चित बनेगा और इससे पहले बन चुका है और एग्जाम में आ चुका है। उच्च स्तर पर क्या होता है, बालकों में कविता या पद्य के गुप्त भावों को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना, ये इसका उच्च स्तर पर हो गया उद्देश्य। इसके अलावा बालकों में कल्पना, तर्क, चिंतन आदि का विकास करना,
ठीक है ना। यानी कि तर्क, कल्पना शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, चिंतन शक्ति का विकास करना, ये उच्च स्तर का उद्देश्य है। इसके अलावा बालकों को स्वयं पद्य लेखन के लिए प्रेरित करना, यानी कि वो स्वयं श्लोक लिख सकें, पद्य की रचना कर सकें, इतना उनको अभी प्रेरित करना और इतना उनको तैयार करना, ये उच्च स्तर पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो बच्चों, हमने बात की थी अभी पद्य शिक्षण के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर क्या होते हैं, माध्यमिक स्तर पर क्या होते हैं और उच्च स्तर पर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, चलते हैं आगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे हमारा बिंदु रहेगा पद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। अब है कि आपको पद्य शिक्षण को पढ़ाना है बच्चों को, किसी भी श्लोक या पद्य को आपको बच्चों को पढ़ाना है, उनको शिक्षण करवाना है, तो इस समय कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करेंगे, इनको भी हम 3 जगह डिवाइड करके आपको बता देते हैं। उसके बाद में एक एक विधि का हम अध्ययन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर बच्चों कौन कौन सी विधियां हैं वो आप एक बार समझ लीजिए। प्राथमिक स्तर पर अर्थबोध विधि, जिसको भाषानुवाद विधि भी कह सकते हैं। दूसरी विधि आपकी गीत विधि, ठीक है ना, गीत। और तीसरी विधि आपकी अभिनय या नाट्य विधि। और चौथी विधि रसास्वादन विधि, ठीक है ना। ये आपकी जो विधियां हैं ये प्राथमिक स्तर पर काम आने वाली विधियां हैं। अब है माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी विधियों को हम काम में लेते हैं पद्य शिक्षण को पढ़ाने के लिए। तो माध्यमिक स्तर में दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, टीका विधि और व्याख्या विधि, ये माध्यमिक स्तर पर मुख्य रूप से काम आने वाली विधियां हैं बच्चों। अब है उच्च स्तर पर कौन कौन सी विधियां काम में आती हैं। तो सबसे पहले इसमें भाष्य विधि या व्यास विधि, तुलना विधि और एक लास्ट है समीक्षा विधि। तो ये उच्च स्तर की विधियां हैं बच्चों। तो अभी आपने देखा कि पद्य शिक्षण की जो विधियां हैं उनको हमने 3 जगह डिवाइड किया। प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधियां हैं, माध्यमिक स्तर पर कौन सी विधियां हैं और उच्च स्तर पर कौन कौन सी विधियां हैं, अलग अलग हमने आपको बताए। अब हम एक एक विधियों के बारे में आपको अध्ययन करवाते हैं, एक एक विधियों के बारे में आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली विधि अर्थबोध विधि या भाषा अनुवाद विधि। यानी कि जब पद्य आप पढ़ा रहे हैं, किसी भी श्लोक को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, अर्थबोध विधि या भाषा अनुवाद विधि के द्वारा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, किसी भी पद्य पाठ को या किसी भी आपकी कविता पाठ को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक या अध्यापक या गुरुजी गद्य पाठ की तरह ही केवल कठिन या नवीन शब्दों का अर्थ बता करके पाठ को पढ़ा देता है, तो वह अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि या भाषा अनुवाद विधि मानी जाती है। इस विधि में लय आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह पद्य शिक्षण के लिए सबसे निम्न स्तर की विधि मानी जाती है। तो ये आपकी हो गई अर्थबोध विधि या भाषा अनुवाद विधि। तो सीधा सा मतलब हो गया कि जो आपका पद्य या श्लोक है उसको आप जैसे गद्य पढ़ाते हैं, गद्य की तरह उसको पढ़ दिया और पढ़ने के बाद में उसका सीधा सिंपल उसका अर्थ बता दिया, ठीक है ना। तो ये है कुल मिलाके कि पढ़कर के श्लोक का अर्थ बताना और कठिन पदों का मातृभाषा में अनुवाद करना। या फिर आप समझ लें कि पहले प्रत्येक शब्द का बाद में संपूर्ण पाठ का अनुवाद किया जाता है। तो ये जो विधि आपकी हो गई ये आपकी भाषा अनुवाद विधि होगी बच्चों। बहुत ही सिंपल है एकदम, बहुत एकदम आपको बिल्कुल सरल तरीका से हमने बताने की कोशिश की है। चलिए अगली विधि की हम बात करते हैं। तो ये हो गई एक विधि। दूसरी विधि है गीत विधि। गीत विधि दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध विधि है। गीत विधि का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि गीत के माध्यम से किसी भी श्लोक या पद्य को पढ़ाना बहुत ही रुचिकर विधि मानी जाती है। जब किसी पद्य पाठ को या किसी भी श्लोक को पढ़ाते समय कोई भी शिक्षक स्वर के आरोह अवरोह के साथ में लय पूर्वक कविता का वाचन करता है तो वह गीत विधि मानी जाती है। तो क्या मानी जाती है बच्चों, गीत विधि मानी जाती है। तो आप समझ गए होंगे गीत विधि क्या है। तो आपको जैसे हम एक उदाहरण बता देते हैं, उसके आधार पे आप समझ जाएंगे। जैसे ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब आपने इसको बच्चों को सुना दिया, बच्चों को बहुत आनंद आएगा, बच्चों से भी आप अनुवाचन करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हो गया कि इसको स्वर के आरोह अवरोह के साथ में लय पूर्वक कविता का वाचन या श्लोक या पद्य का वाचन किया जाता है बच्चों।
इस विधि में लय का प्रयोग तो किया ही जाता है, किंतु भावों को ग्रहण नहीं किया जाता है। अतः यह विधि भी पद्य शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है। यानी इसमें भाव पर ज़्यादा इसमें विशेष जोर नहीं दिया जाता है, केवल इसमें गीत के माध्यम से बताया जाता है, तो इसमें विशेष रूप से गीत पर ही जोर दिया जाता है। तो ये आपकी गीत या गीत विधि है, विशेष रूप से इसको प्राथमिक स्तर पर ही हम इसको उपयोग में लेते हैं। इससे क्या होता है, वातावरण सजीव, सरस और आनंद में बन जाता है, यानी कि वातावरण का निर्माण इससे हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि कक्षा के अंदर अनावश्यक अनुशासनहीनता न हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये हमारी दूसरी विधि थी। अब हमारी तीसरी विधि है अभिनय या नाट्य विधि। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताएंगे। अभिनय या नाट्य विधि हमारी तीसरी विधि है। इसमें क्या होता है बच्चों, अभिनय के माध्यम से या नाट्य के माध्यम से, यानी कि गा तो रही हैं आप, बोल भी रहे हैं साथ साथ में, लेकिन उसके साथ में अभिनय भी कर रहे हैं, ये आपकी विधि हो जाएगी नाट्य विधि या अभिनय विधि। यानी कि किसी भी श्लोक को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक स्वर के अवरोह के साथ में लय पूर्वक उस श्लोक का वाचन करता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ उस श्लोक के भावों के अनुसार अपने हाथों को चलाता है, अंग संचालन भी करता है, तो वह अभिनय या नाट्य विधि कहलाती है। तो ये आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है। जैसे मान लो कोई श्लोक बता रहे हैं बच्चों को, या कोई श्लोक को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पद्य को पढ़ा रहे हैं, तो हाथों को इधर उधर कर रहे हैं, कभी ऊपर करते हैं, कभी नीचे, कभी इधर उधर, तो ये अंग संचालन है। तो अंग संचालन से क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, अभिनय हो रहा है। जैसे कि उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। अब इसको अंग संचालन के द्वारा बताना, तो ये अभिनय और नाट्य विधि हो गई। अगली विधि की हम बात करते हैं, इसी से बिल्कुल सेम मिलती जुलती है, रसास्वादन विधि। क्या है, रसास्वादन विधि। तो रसास्वादन शब्द जो है वो रस और आस्वादन इन दो शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण स्वाद ग्रहण करना। यानी कि आप कहते हैं आहा मजा आ गया, क्या श्लोक पढ़ा है, कितना आनंद मिला, आनंद की अनुभूति हो जाना, तो पूर्ण स्वाद ग्रहण करना। अर्थात किसी भी श्लोक या पद्य को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक स्वर के आरोह अवरोह के साथ में लय पूर्वक उस श्लोक का वाचन करता है, साथ ही साथ में अपने भावों के अनुसार, उस श्लोक के भावों के अनुसार अंग संचालन भी करता है, एवं शिक्षक के साथ साथ सभी छात्र भी उस प्रकार का कार्य करते हैं, तो वह रसास्वादन विधि कहलाती है। हाँ, यह विधि प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है बच्चों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पद्य शिक्षण के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधि वो भी प्राथमिक स्तर पर कौन सी मानी जाती है, तो वो आपकी रसास्वादन विधि है। तो ये आपकी विधि हो गई रसास्वादन। अब अगली विधि की हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत ही प्रसिद्ध विधि है पद्य शिक्षण की दोस्तों। विधि का नाम है आपका खंडान्वय और दंडान्वय विधि। ये दो विधियां हैं, दोनों साथ साथ में चलती हैं। यानी कि खंडान्वय और दंडान्वय दो विधियां हैं, दोनों की साथ में चलती है, दोनों को अच्छे से हम समझेंगे। पहले तो हम इनको बताते कि ये होती क्या है। यानी कि आप समझ लो कि प्रश्नोत्तर विधि को ही पद्य शिक्षण में दंडान्वय या खंडान्वय विधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम और भी है, जैसे कि इसको हम प्रश्नोत्तर तो कहते हैं, साहित्यिक विधि भी कह सकते हैं, और इसको अनुसंधान या खोज विधि भी हम कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों, वो एक बार आप समझेंगे। यानी कि जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम किसी भी पद्य के प्रत्येक चरण या कविता की प्रत्येक पंक्ति पर कुछ छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ या अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की रचना करता है, यानी छोटे छोटे प्रश्न बना लेता है। कोई भी श्लोक पढ़ा रहे हैं मान लो, तो उसके छोटे छोटे प्रश्न बना लेता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई भी है, जैसे उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः, ये मान लो श्लोक है, तो इसमें हमने प्रश्न बनाए छोटे छोटे, जैसे अस्मिन् श्लोके कर्ता का, कर्म पदम किम, क्रिया पदम किम, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हम बना लेते हैं, तो वहां पर छोटे छोटे प्रश्न बना लेते हैं पढ़ाने के लिए। अब इसके बाद में क्या होता है, उन प्रश्नों के माध्यम से ही संपूर्ण पद्य पाठ को पढ़ा देता है, तो वह दंडान्वय या खंडान्वय विधि मानी जाती है दोस्तों।
पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण में अन्वय को विशेष महत्व दिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी श्लोक है, कोई भी पद्य है, तो उसमें विशेष जो महत्व होता है वो अन्वय का होता है, क्योंकि अन्वय में ही उसका अर्थ सटीक होता है, अर्थ बैठाया जाता है उसके अंदर, बिल्कुल उसमें क्रम से उसको व्यवस्थित तरीका से उसको जमाया जाता है। किसी भी पद्य या श्लोक में प्रयुक्त पदों को वाक्य के रूप में व्यवस्थित करना ही अन्वय कहलाता है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। अब जो अन्वय है वो अन्वय दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। अन्वय कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। तो एक अन्वय होता है दंडान्वय, दूसरा होता है खंडान्वय। अब हमें समझना है कि दंडान्वय जो खंडान्वय दो हैं अलग अलग, तो ये विधि है एक प्रकार से। तो खंडान्वय विधि क्या होती है और दंडान्वय विधि क्या होती है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि के बारे में आपको समझाना है। तो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जो कि सभी स्तरों पर यह उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर हेतु भी श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी? पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? खंडान्वय विधि। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले जो श्लोक या पद्य होता है या कोई भी आपकी कविता है, उसमें अन्वय करने के लिए प्रधान वाक्य खोजा जाता है, उसका मुख्य वाक्य क्या है, ठीक है ना, मेन सेंटेंस उसके अंदर क्या है, उसको उसमें देखा जाता है, उसको खोजना पड़ता है। उसके बाद में श्लोक के टुकड़े टुकड़े करके, यानी छोटे छोटे भागों में, अंशों में विभक्त करके प्रत्येक के भाव विचार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो, इसको अच्छे से याद करना है कि व्याकरण के स्थान पर इसमें श्लोक के विषय पर आधारित प्रश्न होते हैं। यानी कि खंडान्वय विधि के अंदर विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, साहित्यिक प्रश्न पूछे जाते हैं, रसानुभूति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही आपकी कौन सी विधि है? खंडान्वय विधि है। आपको हम उदाहरण से भी बता देते हैं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम इसमें एक उदाहरण बताते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। इसमें जैसे एक श्लोक है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दवाः अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपम महोध्वनि। अब इस श्लोक को आपको पढ़ाना है, ठीक है ना, और वो भी आपको कैसे पढ़ाना है? खंडान्वय विधि के माध्यम से। तो खंडान्वय विधि से आप पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे देखिए। तो इसमें आप प्रश्न करेंगे, खंडान्वय विधि के अंदर किस प्रकार से आप प्रश्न करेंगे। हमने आपको बताया कि साहित्यिक प्रश्न होंगे, या रसानुभूति पर आधारित प्रश्न होंगे, या फिर श्लोक पर आधारित या विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें हम प्रश्न करेंगे, गर्दवाः किम कुर्वन्ति, तो उत्तर हो जाएगा गर्दवाः गायन्ति। गर्दवा किम गायन्ति, उत्तर हो जाएगा गर्दवाः गीतम गायन्ति। अगला एक प्रश्न हो जाएगा, गर्दवा कुत्र गीतम गायन्ति, तो गर्दवाः उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति। इस प्रकार से इसमें हम प्रश्न करते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके साहित्य के आधार पर, श्लोक के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, रसानुभूति के आधार पर आपको करने होते हैं। तो ये आपकी समझ में बात आ गई होगी। अब इसके अलावा एक दूसरी जो विधि हमारी होती है वो होती है दंडान्वय विधि बच्चों। अब दंडान्वय विधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दंडान्वय विधि इसकी उल्टी विपरीत होती है, इनमें दोनों में यही अंतर है। तो दंडान्वय विधि को हम व्याकरण प्रधान विधि भी कह सकते हैं बच्चों, तर्क प्रधान विधि भी हम कह सकते हैं, ठीक है। विशेष रूप से उच्च स्तर पर इसको हम काम में लेते हैं। अब इसमें क्या होता है समझ लो, इसके अंदर पूरे श्लोक का पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करना दंडान्वय विधि कहलाती है। यानी कि पूरा का पूरा श्लोक है, उसको हम एक दंड के रूप में, एक पंक्ति के रूप में, एक पूरी दंड के समान बना देते हैं उसको हम। यानी काव्य के शिक्षण में अन्वय विशेष महत्व रखता है, ये हम पहले बता चुके हैं। श्लोक का अन्वय किया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। और अन्वय आपको बता दिया कि दो प्रकार के होते हैं, दंडान्वय और खंडान्वय। अब इस विधि के अंदर, दंडान्वय विधि के अंदर प्रधान वाक्य खोज करके व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात आपको समझनी है। तो इसमें कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? व्याकरण संबंधी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब इसमें से दोस्तों एक बार प्रश्न आया था आपका सेकंड ग्रेड आरपीएससी के अंदर कि दंडान्वय विधि के अंदर दंड शब्द का क्या अर्थ है। तो इसको आप समझ लियो, दंडान्वय के अंदर दंड और अन्वय ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका जो यदि शब्दकोश के हिसाब से यदि हम अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है ग्रंथि युक्त या गांठ युक्त डंडा, यानी कि ग्रंथि युक्त या गांठ युक्त डंडा इसका अर्थ होता है। लेकिन यहां पर शिक्षण विधि के अंतर्गत दंड शब्द का प्रतीकार्थक जो अर्थ है, प्रतीकात्मक जो अर्थ है, वो वाक्य ग्रहण किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के यहां दंड का जो अर्थ है वो वाक्य ग्रहण किया जाता है।
जब कोई शिक्षक पद्य पाठ पढ़ाते समय व्याकरण से संबंधित प्रश्न करने लगता है तो वह दंडान्वय विधि कहलाती है। अब कैसे है, उदाहरण से आपको स्पष्ट करते हैं। उदाहरण वही जो हमने पहले बोला था, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दवाः अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। अब इसको हमें पढ़ाना है, वो भी दंडान्वय विधि से। तो कैसे पढ़ाओगे बच्चों, वो समझना है। अब इसके अंदर दंडान्वय के अंदर व्याकरण से संबंधित प्रश्न करने हैं, और जो खंडान्वय विधि है उसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न करते हैं। तो इसमें हम प्रश्न करेंगे दंडान्वय के अंदर व्याकरण से संबंधित। कैसे करेंगे सुनिए। अस्मिन् श्लोके कर्ता कः, तो उत्तर हो जाए गर्दवः। कर्म पदम किम, गीतम। क्रियापदम किम, गायन्ति प्रशंसन्ति। ये इस प्रकार से प्रश्न इसमें और भी हम कर सकते हैं। कोई धातु के विषय में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न जो व्याकरण से संबंधित है वो पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे करके हमारी ये दोनों विधियां हो जाती हैं। अब इसके बाद में दोस्तों अगली विधि की हम बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि थी जो दोनों की दोनों अपनी हो चुकी हैं। अब हमारी अगली जो विधि है वो है व्यास या भाष्य विधि, यानी कि व्यास विधि या भाष्य विधि। व्यास विधि या भाष्य विधि बहुत ही सिंपल विधि है। इसमें कथावाचक की तरह प्रसंगों सहित उस श्लोक या पद्य को बताया जाता है दोस्तों। यानी कि सीधा सा मतलब ये हो गया व्यास। जो व्यास आप जानते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा होती है तो व्यास गद्दी पर जो बैठता है व्यक्ति, वो कथा का वाचन करता है। तो उस बीच में कोई जैसे मान लो कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, उस समय कुछ बताना होता है, और उसी बीच में कोई प्रसंग उसी समय आ जाता है, तो उस प्रसंग को कथा के माध्यम से उसको बता देना उसी समय। या फिर आप ऐसा समझ लो कि व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है कथावाचक। ये भी प्रश्न आ सकता है आपका। अर्थात जब किसी पद्य पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक का व्यवहार एक कथावाचक विद्वान की तरह हो जाता है तो वह भाष्य या व्यास विधि कहलाती है। सीधा सा मतलब हो गया कि जब किसी भी कविता को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक उस पाठ या कविता या श्लोक या पद्य में आए हुए विभिन्न प्रकार के शब्दों को आधार बना करके विविध प्रकार की कथाएं प्रस्तुत करता हुआ उसको आगे पढ़ाता है, उसको आगे बढ़ाता है, तो यही व्यास या भाष्य विधि कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कुल मिला के, जैसे आप कोई श्लोक पढ़ा रहे हैं तो उसी बीच में आपको कोई उससे संबंधित कथा याद आ जाती है, तो उस कथा को आप बता देते हैं। यही तो भाष्य विधि है, यही तो व्यास विधि है, और ऐसा हम सब करते हैं, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगली विधि की बात करते हैं। अगली विधि है तुलना विधि। ठीक है, तुलना विधि बहुत ही एक सिंपल विधि है, आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तुलना का मतलब होता है तुलना करना, किसी दो चीजों से तुलना करना। यानी कि सीधा मतलब इसका हो गया कि जब किसी पद्य को पढ़ाते समय शिक्षक उस पद्य के समान भाव वाले किसी अन्य पद्य को साथ में ही प्रस्तुत करके या जोड़ करके उसको पढ़ाता है, तो उसे हम तुलना विधि कहते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कोई श्लोक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या फिर कोई भी पद्य पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने से पहले उसकी तुलना करने के लिए हम कोई भी अन्य साहित्य का भी हम कोई वहां पर उदाहरण ले सकते हैं। कोई उदाहरण हम आपको बता सकते हैं, कोई आपको दोहा बता सकते हैं, कोई श्लोक बता सकते हैं। तो ऐसे करके हम तुलना करके उसको हम स्टार्ट करते हैं, तो ये तुलना विधि कहलाती है। अब ये तुलना जो है 3 प्रकार की मानी जाती है बच्चों। पहली है प्रथम तुलना। प्रथम तुलना में है कवि एक ही कवि के विविध पद्यों को साथ में जोड़ करके बताना। यानी एक ही कवि है, जैसे कोई भी कवि है, जैसे कि कालिदास है, भर्तृहरि है, ठीक है ना, भास है, तो उसी एक ही कवि के अलग अलग श्लोकों में तुलना करके बता देना। तो ये तो हो गई एक प्रकार की तुलना। द्वितीय तुलना, दूसरी तुलना में है एक ही साहित्य के अलग अलग कवियों के पद्यों को साथ में जोड़ करके पढ़ाना। यानी एक ही साहित्य के अलग अलग कवियों के पद्यों को, अब इसमें अलग अलग कवि हैं, तो अलग अलग कवि, जैसे एक तो भारवी हो गया, एक कालिदास हो गया, अब दोनों के पद्यों से हम दोनों की तुलना करते हैं। फिर ऐसे तीसरी तुलना होती है अलग अलग साहित्यों के अलग अलग कवियों के पद्यों को साथ में जोड़ करके पढ़ाना। इसमें आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि भर्तृहरि है, एक कबीरदास जी है, ठीक है ना, और एक जैसे रहीमदास जी है। तो ऐसे हम अलग अलग उनको तुलना कर सकते हैं। जैसे हम इसमें एक उदाहरण देते हैं कैसे तुलना करते हैं। जैसे मान लो आपको एक श्लोक पढ़ाना है और उसकी हम तुलना करना चाहते हैं किसी अन्य साहित्य से, ठीक है, जैसे कि कबीरदास जी से हम तुलना करते हैं। जैसे श्लोक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावाः परोपकारार्थमिदं शरीरम। अब इस श्लोक को आपको पढ़ाना है,
ठीक है ना। अब इसमें हम आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको तुलना कैसे करते हैं वो आपको समझना है। तो अभी आपको बताया था कि अलग साहित्य के साथ में भी तुलना कर सकते हैं। तो जैसे कबीरदास जी का हमने कोई दोहा लिया और इससे हम तुलना करके बच्चों को बता रहे हैं, उससे स्पष्ट उनको हो जाता है। कैसे कि वृक्ष कबहु न फल भखई, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। कबीरा साधु ने धरा शरीर। अब इसी को मान लो आप क्या बोलते हैं, रहीमदास जी के पद्य के, रहीमदास जी के दोहा के द्वारा समझाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। अन्य कोई भी साहित्यकार हो सकता है, उसके द्वारा भी हम समझा सकते हैं। इस विधि में भी शिक्षण में अधिक समय लगता है, ये हम जानते हैं। देखो, अतः यह विधि पद्य शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये आपको विधि समझ में आ गई होगी, तुलना विधि क्या होती है। अगली विधि है समीक्षा विधि। ठीक है बच्चों, समीक्षा विधि बहुत ही सिंपल है एकदम। समीक्षा आप समझ गए, जैसे हम किसी व्यक्ति की समीक्षा करते हैं तो उसके गुण दोषों को देखते हैं, सीधा सा। ठीक है, बस यही तो आपको समझना है। तो समीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, गुण दोषों के विवेचन के साथ साथ स्वयं के विचारों को भी प्रस्तुत करना। जैसे मान लो आपने कोई गुण दोष किसी में बता दिए, उसके बाद में स्वयं के विचार प्रस्तुत कर दिए, यह है समीक्षा। अर्थात किसी भी कविता या पाठ को या किसी भी पद्य या श्लोक को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम उस कविता के गुण दोषों का विवेचन करता है, ठीक है, कि उसमें ये गुण हैं, ये दोष हैं, इस चीज का विवेचन करता हुआ बता करके साथ ही साथ में जब छात्र एवं शिक्षक अपने विचारों को भी प्रस्तुत करते हैं तो वह समीक्षा विधि कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे, उच्च स्तर पर पद्य शिक्षण के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई दोस्तों, समीक्षा विधि। तो ऐसे करके आपकी समीक्षा विधि पूरी हो जाती है। तो ऐसे करके आपकी विधियां हमने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो समीक्षा विधि में आप समझ गए होंगे, इस विधि के अंदर मुख्य रूप से जैसे कि भाषा शैली है, छंद है, अलंकार, विचार, तर्क, कल्पना, भाव आदि का यथा अवसर शास्त्रीय विवेचन किया जाता है। ठीक है, और अन्य कवियों के साथ में तुलना करके गुण दोषों को बताकर समीक्षा कर दी जाती है। तो ये सारी चीज हैं जो आप समझ गए होंगे, समीक्षा विधि के अंदर आप अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके। एक विधि है टीका विधि दोस्तों। टीका विधि उच्च स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि है बच्चों। टीका विधि आप समझ गए, टीका का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि टीका का मतलब हो गया, जैसे हम कोई भी कवि है और किसी ने कोई जैसे साहित्य लिखा है, उस साहित्य को सरल बनाने के लिए उस पर टीका लिखी जाती है, यानी उसको सरल तरीका से प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे लोगों टीका लिखते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षक टीकाओं से व्याकरणात्मक या भावात्मक ज्ञान से छात्रों को अवगत करवाता है, यह एक निरंतर व्याख्या होती है इसमें, और जिसमें पदों की विषम व्याख्या होती है। कुल मिला के इसमें व्याख्या की जाती है, यानी मूल से अधिक न हो, आवश्यकता अनुसार ही अतिरिक्त कथन इसमें करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के टीका की जाती है, कुल मिला के एक प्रकार से व्याख्या होती है। ठीक है ना, तो ये टीका विधि हो जाती है। तो ये हमारी सारी की सारी विधियां हो जाती हैं बच्चों। बहुत ही एक अच्छे प्रकार से हमने समझाने की पूरी कोशिश की है इसमें। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अब इसमें हम लास्ट आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि पद्य से पाठ योजना जो हम बनाते हैं, उस पाठ योजना के अंदर कौन कौन से आपके सोपान होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न कई बार आ चुका है और आता भी है। तो इसमें आप देखेंगे पद्य पाठ योजना के कौन कौन से सोपान होते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, पद्य पाठ योजना जब भी आप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक है, एक हो गया प्रस्तावना। सब जानते ही हम प्रस्तावना कैसे की जाती है, प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनते हैं, ये सब हम जानते हैं। उसके प्रस्तावना के बाद में होता है उद्देश्य कथन। ठीक है, उद्देश्य कथन क्या होता है समझ गए होंगे आप। इसमें क्या होता है, शिक्षक विषय, भाव और रस का इसमें संक्षेप में कथन करता है, यानी कि इसमें बता देता है कि भाई आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, आज हम इसको बताने वाले हैं, ऐसे उसमें एक प्रकार से कथन कर दिया जाता है। इसके बाद में होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को विषय उपस्थापन भी कह सकते हैं या पाठ उपस्थापन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रस्तुतिकरण के अंदर कुछ और भी सोपान होते हैं, जैसे आदर्श वाचन। अब आदर्श वाचन कौन करता है बच्चों, शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, गति यति भाव लय के अनुसार। तो इसमें शिक्षक बहुत ही अच्छी प्रकार से बिल्कुल स्वर के साथ में, उतार चढ़ाव के साथ में, गति यति के साथ में उसका पाठ करता है, ये आदर्श वाचन होता है। उसके बाद में अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा किया जाता है।
समझ गए। तो छात्रों के द्वारा जो वाचन होता है वो कौन सा होता है, अनुकरण वाचन। उसके बाद में अशुद्धि संशोधन होता है चच्चू। अशुद्धि संशोधन में क्या होता है, अनुवाचन में कुछ जो छात्रों की अशुद्धियां जो रह जाती है उनको श्याम पट्ट पर शिक्षक द्वारा संशोधन करवाया जाता है। ठीक है ना, जो अशुद्धि हो जाती है तो उनको श्याम पट्ट पर लिख करके उसमें संशोधन करवाते हैं। इसके बाद में है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण हमारा अगला बिंदु आता है इसमें। तो इसके अंदर पद्य में आए हुए कठिन शब्द, जो कठिन पद हैं, उनका अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करके उनका निवारण करते हैं। तो ये काठिन्य निवारण हो जाता है। इसके बाद में आता है पाठ प्रवर्धन। ठीक है, अब पाठ को बढ़ाना है आगे, तो इसमें दंडान्वय खंडान्वय विधि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बोध प्रश्न करते हैं। सबसे पहले बोध प्रश्न, यानी कि कितना बोध हुआ है, कितना बोध है बच्चों को, उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद में अन्वय करते हैं। ठीक है, अन्वय आपको पता है दंडान्वय और खंडान्वय दो प्रकार से किया जा सकता है। तो सर्वाधिक समय अन्वय में लगता है। आपको पता है अन्वय यदि स्पष्ट हो जाता है, अन्वय सही हो जाता है तो अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाता है श्लोक का। तो अन्वय के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद में होते हैं भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। ठीक है, तो भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न हमारा अगला सोपान होता है। इसके अंदर श्लोक के विषयगत भावों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे संबंधित कुछ जो भाव हैं उससे संबंधित प्रश्न बनाते हैं हम। उसके बाद में सौंदर्य अनुभूति प्रश्न होते हैं। इसके अंदर सौंदर्य अनुभूति प्रश्नों में जो श्लोक है उसके भाव, रस और सौंदर्य से संबंधित प्रश्न हम इसमें करते हैं। इसके बाद में अगला सोपान है सार कथन या अध्यापक कथन। ठीक है, इसमें वापस संपूर्ण पद्य को भावार्थ का कथन इसमें दोबारा से कर देते हैं, यानी कि पुनः एक बार उसका कथन कर दिया जाता है। यही सार कथन या अध्यापक कथन होता है। उसके बाद में एक सोपान है तुलना। तो तुलना में क्या होता है, तुलना करते हैं हम। तो दूसरे श्लोक के माध्यम से हम तुलना कर सकते हैं, किसी दूसरे साहित्य के माध्यम से भी तुलना की जा सकती है। इसके बाद में अगला सोपान आता है सस्वर वाचन या समवेत वाचन या सामूहिक अनुवाचन। तो इसमें क्या होता है, रसानुभूति की प्राप्ति के लिए पद्य शिक्षण का प्रमुख सोपान है ये, यानी कि इसमें पुनः सस्वर वाचन कर देते हैं। ठीक है, और समवेत वाचन भी हम कर सकते हैं, सामूहिक वाचन भी करवा सकते हैं, अनुवाचन। इसके बाद में अगला सोपान है पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न या अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों को हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, जिससे कि पता लग जाता है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। और अंतिम जो हमारा सोपान होता है वो होता है गृह कार्य। उसके बाद में बच्चों को हम गृह कार्य दे देते हैं और इसी के साथ में हमारी ये पद्य पाठ योजना पूरी हो जाती है। बच्चों, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर हम एक से एक अच्छी वीडियो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। सब कुछ इस पर निःशुल्क आपको मिलेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका लखन लाल।